जी के। स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताइएगा। ट्यूसडे के दिन हम पढ़ते हैं जीके को। तो आज ऑर्गेनाइजेशन हम कर रहे थे। सार्क हमने कर लिया था, तो हर हफ्ते आपको एक ऑर्गेनाइजेशन करवाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सार्क हमने अच्छे से पढ़ा था। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सही से समझा दिया था सार्क को। आज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ओआईसी। ओआईसी आपने सुनी होगी, बहुत न्यूज में आता है। ये मुस्लिम्स दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका आपने फुल फॉर्म भी याद रखना है, और जो है ना, एक दूसरी चीज भी है इससे। ओआईसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक हो गया। इसका नाम क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसका पहले नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। तो 2011 में, ये डेट भी लिखी हुई है, 2011 में इसका नाम चेंज किया गया, कॉन्फ्रेंस हटाकर कोऑपरेशन दिया गया। तो अभी इसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो इसलिए नाम इसका याद रखना जरूरी है। ऑप्शंस में आपको एसपीएससी ये दोनों नाम देता है कि क्या नाम फुल फॉर्म है ओआईसी का, तो आपने याद रखना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। या अगर पूछ ले कि कॉन्फ्रेंस से कोऑपरेशन, इसका नाम कब चेंज किया गया? 2011 की बात है ये। सही है। ये है ओआईसी। अभी इसको कब बनाया गया? सबसे पहले इसको बनाया गया था 1969। ये तब जब इजराइल ने बैतुल मुकद्दस पे ना गोले गिराए थे। तो उस टाइम ये इमरजेंसी में मुस्लिम्स जो थे ना बड़े एक्टिव हो गए थे। कहा अभी हमारे पास कोई चीज ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो है ना, जिससे हम एक दूसरे की आवाज बन सकें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो इसका कब बनाया गया था? 25 सितंबर 1969 को ओआईसी को बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सेक्रेटरीट ये है जिद्दा में। जिद्दा सऊदी अरबिया का शहर है, जिद्दा में मौजूद है। तो इसका हेडक्वार्टर भी आता है। तीसरा क्वेश्चन इससे आता है कि इसकी फर्स्ट इस्लामिक समिट कब हुई थी या कहाँ पे हुई थी? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन। आपने याद रखना है, पहली इसकी 1969 में 25 सितंबर को इनको बनाया गया था, और ये इस मीटिंग के दौरान बनाया गया था। 22 से 25 सितंबर 1969। रब्बात शहर है मोरक्को का। मोरक्को ये है ना, अब क्या कहते हैं, अफ्रीका का शहर है। अफ्रीका का शहर है, वो कंट्री है, सॉरी, मोरक्को। उसका शहर है रब्बात। वहां पे इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। वहां पे ये जब इसराइल ने हमला किया था ना वहां पे फलस्तीन में, ये 1960s की बात है जो है ना, उस टाइम ये इमरजेंसी में वहां पे मीटिंग की गई, फिर वहां पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो इसकी फर्स्ट समिट कहाँ पे हुई थी? ये क्वेश्चन आता है। रब्बात, ये ऑप्शन में आता है, रब्बात मोरक्को, या कामक करके मोरक्को दे देंगे आपको। तो ये इसकी फर्स्ट समिट हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अभी जिद्दा में है, और इसको 25 सितंबर 1969 को बनाया गया। और पहले इसको कॉन्फ्रेंस कहा जाता था। फिर 2011 में इसका नाम कॉन्फ्रेंस हटा के कोऑपरेशन दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और इसके मेंबर्स कितने? वो हैं 57। तो क्या कहते हैं, ओवरऑल दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज जितने भी हैं 57 ही हैं। और 57 इसके मेंबर हैं ओआईसी के। ठीक हो गया। तो 57 दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज हैं, और 57 ही इस ओआईसी के मेंबर हैं। सही है, ये आपने याद रखना है, 57 इसके मेंबर हैं ओआईसी के। दूसरी भी ये शॉर्ट थी, दूसरी भी पढ़ लेते हैं। नेटो। नेटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये है नेटो का फुल फॉर्म। नेटो का क्या है फुल फॉर्म? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको कब बनाया गया? 4 अप्रैल 1949 को। ये थोड़ा बहुत आपको पाक सऊदी एग्रीमेंट में आइडिया दिया था इसका। 4 अप्रैल 1949 इसका भी फाउंडिंग ईयर पूछा जाता है कि नेटो को कब बनाया गया। 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सेक्रेटरीट कहाँ पे बना हुआ है? ये है बेल्जियम कंट्री। उसका कैपिटल है ब्रुसेल्स। ये कल आपको क्वेश्चन भी करवाया था, और का ये क्वेश्चन आ चुका है एसपीएससी में। बेल्जियम का कैपिटल तो क्या है? ब्रुसेल्स उसे कहा जाता है। वहां पे इसका हेडक्वार्टर मौजूद है।
तो ये 2020 के नोट्स हैं मेंबरशिप। अभी ये 30 स्टेट्स आपने नहीं याद रखनी, मैंने आपको एक दफा शायद बताया हुआ है। 32 इसके अभी रिसेंटली मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 32। अगर पूछा जाए नेटो के, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर हैं अभी, वो हैं 32। अभी अगर पूछा जाए रिसेंटली नेटो को किसने ज्वाइन किया है, जैसे ये लिखा हुआ है न्यूएस्ट मेंबर, लास्ट इनका 2020 में मेंबर था नॉर्थ मेसिडोनिया। तो फिर उसके बाद अभी जो है ना एक दो और मेंबर आए हैं इसमें। तो ये न्यूएस्ट मेंबर नहीं है। न्यूएस्ट पूछा जाए जो अभी जिसने ज्वाइन किया है 2024 में, वो है स्वीडन। स्वीडन नॉर्थ यूरोप में कंट्री है, जो है ना, उसने अभी रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है नेटो को। 2024 में किया था। कब किया? 2024 अप्रैल के मंथ में शायद इसने किया था, इसकी एनिवर्सरी पे। तो नेटो 4 अप्रैल 1949 को बनाई गई। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसल्स में। ब्रुसल इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। इसके मेंबर हैं करंटली 32। न्यूएस्ट मेंबर कौन है, कब किसने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है? स्वीडन ने ज्वाइन किया है। ये आपने याद रखना है। तीसरी चीज जो पेपर में भी आती है, यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, कहीं जीके में हम जरूर पढ़ेंगे, जो आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, आर्टिकल 5 ऑफ नेटो। ये काफी दफा एसपीएससी ने पूछा है, आर्टिकल 5 नेटो का क्या कहता है। ये यूरोपियन की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, समझिएगा क्या है। कभी कभी पूछते हैं नेटो क्या है, ऑप्शन में देते हैं ये इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, तो आपने याद रखना है ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटरली। ठीक हो गया। तो आपस में ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, यूरोपियन कंट्री जो है ना, उस लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। तो ये मिलिट्री के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन है। एक बात ये। दूसरी, ये आर्टिकल बताने से पहले एक और बात याद रख लें कि कौन सा मुस्लिम कंट्री है जो नेटो का मेंबर है। सही है, एक ही मुस्लिम कंट्री है जो नेटो का मेंबर है, वो है आपका प्यारा तुर्की है। सही है, इसलिए तुर्की पे कोई हाथ नहीं उठाता। ठीक है, तुर्की इसका मेंबर है नेटो का। तो ये एक वाहिद मुस्लिम का दुनिया में कंट्री है, तुर्की है, जो नेटो का मेंबर है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन सा मुस्लिम कंट्री है जो नेटो का मेंबर है, वो है तुर्की है। तुर्की पहले बोला जाता, अभी इसको तुर्की ये बोला जाता है। सही, इसलिए मैं ये इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे कर रहा हूँ। तो तुर्की है इसका अभी रिसेंटली, और रिसेंटली नहीं, इसका मुस्लिम दुनिया में से मेंबर है। बाकी और कोई भी मुस्लिम कंट्री, वैसे भी यूरोप में तो है नहीं, तो मेंबर नहीं है। आर्टिकल 5 क्या कहता है इसका? आर्टिकल 05, ये अभी एसपीएससी काफी दफा पूछ चुका है और ये आपको समझ आ जाएगा अभी। इसका मतलब होता है कि अटैक ऑन वन कंट्री शुड बी कंसीडर्ड अटैक ऑन ऑल नेटो कंट्रीज। सही हो गया, ये जस्ट आपने कंसेप्ट समझना है। ये मैंने आपको पाकिस्तान और सऊदी एग्रीमेंट में बताया था। पाकिस्तान और जो सऊदी की अभी जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन की गई 17 सितंबर 19 ओ सॉरी 2025। तो अभी 2025 में सितंबर के मंथ में पाकिस्तान और सऊदी ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन की है, जिसका भी यही मकसद है कि अगर सऊदी पे हमला होगा तो वो पाकिस्तान पे कंसीडर किया जाएगा, अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वो सऊदी पे कंसीडर किया जाएगा। सही है। तो ये हैं दो मेंबर्स आपस में, ये दो हैं ना सिर्फ कंट्री, बट यहाँ पे हैं 32 मेंबर्स। नेटो में कितने? 32 मेंबर्स। तो अगर चे एक मेंबर पर हमला होता है, नेटो के एक मेंबर पर कोई कंट्री हमला करता है, तो ये 32 जो कंट्रीज हैं वो उस कंट्री से लड़ेंगे जिसने इनके मेंबर्स पे अटैक किया है। ये है आर्टिकल 5। ये क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 5 नेटो का क्या कहता है? अटैक ऑन वन कंट्री शुड कंसीडर्ड अटैक ऑन ऑल नेटो मेंबर्स। ये इसकी आर्टिकल 5 की डेफिनेशन है। सही है। तो ये है बस। दूसरा अभी तभी देखें आप, इसराइल जो है कितना पावरफुल बन चुका है, वो सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज को टारगेट करता है, बट तुर्की को कभी नहीं करता। उसे पता है कि तुर्की को अगर मैं टारगेट करूंगा तो ये सारे नेटो का मेंबर है और सारे कंट्रीज उससे मुझसे लड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि ये इनका एक आर्टिकल है, रूल है नेटो का। सही है। तो अभी जैसे रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है ना, तो यूक्रेन इसका मेंबर बनने जा रहा था नेटो का, और रशिया को जो था बड़ा खतरा था। रशिया कह रहा था कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन गया तो मेरे लिए बड़ा ही जो है ना खतरा हो जाएगा, क्योंकि फिर अगर मैं इसके साथ हरकत करूंगा या लड़ाई करूंगा तो ये 32 मेंबर्स मुझसे लड़ेंगे। और आपको पता है जब 32 एक कंट्री पे हमला करें तो क्या लगेगा। तो इसलिए ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मिलिट्री के हवाले से, इसकी मैंने पूरी डिटेल आपको समझा दी, और यही क्वेश्चन है नेटो से।
ये वन पेपर या जो भी जीके में पेपर देंगे वो ऑर्गेनाइजेशन नेटो से रिलेटेड ये एमसीक्यूज बन दें। क्लियर है नेटो? नेटो क्लियर है तो हम वन लीनियस एमसीक्यूज पे चलेंगे। ओके ग्रेट सर। हाँ बस नेटो को ए टू जेड पढ़ लिया, सही है। नेटो से यहाँ से बाहर एमसीक्यूज नहीं आएगा जितना बताए। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में एससीओ को पढ़ेंगे। ये भी अभी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। चाइना पाकिस्तान इंडिया चलाते हैं इसको, रशिया। तो ये अभी नेटो को, इनको यूएसए को जो है ना काउंटर करती है एससीओ ऑर्गेनाइजेशन। ये इनसे काफी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में करेंगे ताकि आप नेटो को और ओआईसी को रिवाइज कर सकें। अच्छा, ये असल में कंसेप्ट है एवरीडे साइंस का। किसका है? एवरीडे साइंस, जनरल साइंस का है। यहाँ तक हमने किए थे ऑस्ट्रेलिया तक वैसे। तो ये जनरल साइंस का कंसेप्ट है, बट यहाँ पे जीके में दिया हुआ है। तो ये असल में अर्थ के सरफेस को डिफरेंट जो है ना टाइप्स में डिवाइड किया है। जैसे क्या क्या है, हाइड्रोस्फीयर है जो पानी है, वाटर सरफेस है जो ओशंस लेक्स में जाता है, तो उसको कंसीडर किया जाता है हाइड्रोस्फीयर। बायोस्फीयर जिसमें ये क्या कहते हैं, प्लेनेट्स में जितने लिविंग थिंग्स हैं, इंसान है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, अर्थ पे जितने भी हैं तो उनको बायोस्फीयर में कंसीडर किया जाता है। और एटमॉस्फेयर में ये एयर वगैरह जितनी भी है, तो ये पूरी अर्थ के फिर डिफरेंट है। लिथोस्फीयर आपने याद रखना है। ठीक हो गया। लिथोस्फेयर क्या होता है? ये सॉलिड या जो है ना सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये अर्थ पे ही होता है। सॉलिड तरीके का, जहाँ पे रॉक्स वगैरह, माउंटेन वगैरह ये चीजें आपको मिलती हैं। ठीक हो गया। ये सॉलिड स्ट्रक्चर होती है अर्थ पे, तो उसको लिथोस्फेयर कहा जाता है। सही हो गया। ये चार इसके ये टाइप होते हैं अर्थ के जो है ना सरफेस के। हाइड्रोस्फेयर जहाँ पे पानी मिलता है, और लिथोस्फेयर जहाँ पे सॉलिड चीजें मिलती हैं। और ये मोस्टली जो जिल्जला वगैरह आता है, अर्थक्वेक आता है, तो यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं लिथोस्फेयर में, सॉलिड चीजें वो अपनी जगह से हट जाती हैं और अर्थक्वेक आता है। तो ये थोड़ा डिटेल्ड जनरल साइंस है सीएसएस के अकॉर्डिंग। बायोस्फेयर जहाँ पे बायो का मतलब लाइफ है, जितनी भी लाइफ है अर्थ पे वो इस कैटेगरी में आती है या इस सरफेस में आती है। और एटमॉस्फेयर ये एयर वगैरह पूरी जो अर्थ में है, ये एटमॉस्फेयर उसे कहा जाता है। तो ये इसके लेयर है। यहाँ से एक चीज, हाइड्रो तो आप पहचान लेंगे, वाटर की बात हो रही है क्योंकि हाइड्रो वर्ड वाटर से रिलेटेड है। बायो वर्ड लाइफ से रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर एयर वगैरह आ गया। तो ये है इंपॉर्टेंट यूनिक चीज, लिथोस्फेयर किसे कहते हैं? सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ को कहा जाता है। सही हो गया, लिथोस्फेयर। ये आपने याद रखना है। फिर इसमें अलग फिर टाइप होते हैं, मतलब अर्थ में नीचे जाएंगे 60 माइल तक ये मिलता है, अर्थ के नीचे सरफेस होता है। तो ये डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपने जो चीज बताई है वो याद रखें। एटमॉस्फेयर के लेयर में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, शायद बताए थे ना इसके मेजर लेयर्स। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और जो है एग्जोस्फेयर। ये इसके लेयर्स हैं, एवरीडे साइंस में हमने पढ़े थे। मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ, आपको रिवाइज करवाता हूँ, सही। ट्रोपोस्फियर जैसे एटमॉस्फेयर से 12 किलोमीटर आप ऊपर जाएंगे तो ये तब तक लेयर होता है ट्रोपोस्फियर। यहां से एमसीक्यूज क्या आते हैं कि जो है ना ये वेदर वगैरह जो चेंज हो रही है, तो ये किस लेयर में आती है? तो ये ट्रोपोस्फेयर में आती है। ये जो, हाँ, हमारे पास जो भी सिस्टम है ये ट्रोपोस्फेयर है। उसके 12 से 50 किलोमीटर तक ये लेयर होता है स्ट्रेटोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की अभी बात हो रही है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि यहाँ पे प्लेन्स वगैरह, ये लिखा हुआ है, प्लेन्स फ्लाई इन द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। जहाज वगैरह जो उड़ते हैं आसमान पे, तो ये किस लेयर तक होते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर तक होते हैं, 12 से 50 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। सही हो गया, यहाँ ट्रोपोस्फेयर। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर, तो ये एमसीक्यूज आता है कि प्लेन्स किस लेयर में फ्लाई करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं। और दूसरा, यू विल फाइंड वेरी इंपॉर्टेंट ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ये भी बता चुका हूं ओजोन लेयर क्या होता है। ये सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उनसे बचाता है। अगर ये लेयर नहीं होता तो वहां से सीधे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ह्यूमंस की स्किन पे गिरते, और उससे स्किन कैंसर या आईज के प्रॉब्लम हो सकते थे। तो ये लेयर प्रोटेक्ट करता है ह्यूमंस को जो है ना अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट से। तो ये क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर किस एटमॉस्फेयर के लेयर में मौजूद है?
वो आपने याद रखना है स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। सही है। और दूसरा, स्ट्रेटोस्फेयर में प्लेन्स फ्लाई करते हैं। और यहाँ से एक ही एमसीक्यूज याद रखना है, मीजोस्फेयर ये कोल्डेस्ट लेयर होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में होता है, तो इसको कोल्डेस्ट लेयर कहा जाता है। और ये 50 से 80 किलोमीटर आप ऊपर जाएंगे तो ये लेयर पाया जाता है मीजोस्फेयर। थर्मोस्फेयर 80 से 700 किलोमीटर आप ऊपर जाएंगे, ये भी ऊपर की बात हो रही है, नीचे की नहीं। तो फिर आपको ये लेयर मिलेगा थर्मोस्फेयर। सही हो गया। इसमें कम्युनिकेशन, ये रेडियो सैटेलाइट वगैरह जो ऊपर भेजते हैं, ये इस लेयर में जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ऊपर होता है 700 किलोमीटर तक, रेडियो वेव्स ये वो। एक्सोस्फेयर के बाद जो है ना, स्पेस आपकी शुरू हो जाती है, तो ये लास्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का। ये भी एमसीक्यूज जनरल साइंस का है, बट यहाँ पे जीके में भी कभी कभार ये मिला के दे देते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, इसकी डेफिनेशन आपको पता हो, कंसेप्ट बता रहा हूँ। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस वो होते हैं, एनर्जी होती है जो आप बार बार यूज कर सकते हैं। क्या? जो आपने एक बार यूज की, फिर आप दोबारा उसको जो है ना यूज कर सकते हैं, उसको रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहा जाता है। और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कौन से होते हैं? वो सोर्सेस जो आप एक दफा यूज करते हैं, फिर दूसरी दफा यूज नहीं कर सकते, उसकी फॉर सपोज प्रोडक्ट की जो टाइमिंग होती है वो खत्म हो जाती है, फिर अगर आप दोबारा यूज करेंगे तो वो दोबारा चीज आपको लेनी होगी, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए यूजेबल नहीं होती है, तो उनको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहा जाता है। इसमें एमसीक्यूज कैसे आता है, वो आपको इसके सोर्सेज के एग्जांपल देगा और कहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो आपको पता हो। रिन्यूएबल, आपको अगर नाम भी भूल जाते हैं तो आप ये कंसेप्ट याद रखिएगा, रिन्यूएबल वो होते हैं जो बार बार यूज होते हैं, और नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो एक ही दफा यूज होते हैं, दूसरी दफा उसको यूज नहीं किया जा सकता। अगर यूज करेंगे तो उसके लिए आपको फिर अलग से प्रोडक्ट लेनी होगी। कैसे? देखें, सोलर एनर्जी, सोलर आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, तभी कहते हैं कि सोलर सिस्टम जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया जाए पाकिस्तान में। गर्मी गर्मी तो होती है, बट जो है ना हम क्या करते हैं, वो बाहर से पेट्रोल वगैरह मंगवाते हैं ना, तो हमारे पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, तो कहते हैं सोलर को जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाए। क्यों भाई? क्योंकि सोलर आप बार बार यूज करते हैं ना, रिन्यूएबल है। इसको ऐसा तो नहीं है कि एक दफा आपने सूरज यूज किया, दूसरी दफा कहेंगे कि भाई नहीं, अभी सूरज आप नहीं कर सकते, फिलहाल घर यूज नहीं कर सकता। एनी टाइम मौजूद है, दिन में जब भी सूरज निकलता है सबके लिए होता है, तो सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। ऐसे ही जो विंड एनर्जी, हवा के थ्रू भी बिजली बनाई जाती है, वो भी आपकी रिन्यूएबल है। हमेशा हवा चलती रहती है, उसमें कुछ ऐसे फिर इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सोलर प्लेट्स यूज की जाती हैं, फिर विंड में भी वो विंड पैन वगैरह वैन यूज की जाती है, उनसे बिजली बनाई जाती है। जियोथर्मल, नीचे से जमीन से बायोमास एनर्जी, प्लांट्स एंड एनिमल की जो है ना डंग से बनाई जाती है। हाइड्रो पावर एनर्जी, डैम्स वगैरह पानी से। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। सही हो। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, पानी से भी बिजली बनाई जाती है। तो ये है रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन से होते हैं? वो जैसे फॉसिल्स फ्यूल, ऑयल, नेचुरल गैस, गैसेस वगैरह, ये सीएनजी, ये वो, ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, इसमें पैसा बहुत खर्च होता है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते हैं। मतलब ऑयल से हम ना बहुत बहुत ज्यादा हमारी जो बजट है वो ऑयल पे जाती है, और ऑयल हम बाहर से मंगवाते हैं। सही है। ऑयल क्या करते हैं? बाहर से करते हैं। तो इस पे बहुत ज्यादा डिबेट्स होती हैं कि पाकिस्तान सोलर एनर्जी को क्यों नहीं इफिशिएंट यूज करता, या हाइड्रो एनर्जी को क्यों नहीं करता। वाटर डैम्स, पानी है हमारे पास, वहां से हम क्यों नहीं बिजली बनाते, क्यों हम इतने पैसे लगा के आयल बाहर से लेते हैं। तो आयल क्या है? अभी देखो ना, आयल से बिजली बनाई जाती है, या गैस की मदद से, या जो कोल्स वगैरह होते हैं, कोयले वगैरह, पेट्रोल, न्यूक्लियर, ये सारे क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। एक दफा आप यूज करेंगे, दूसरी दफा आप उस चीज को यूज नहीं कर सकते, तब तक जब तक आप फिर वो जो प्रोडक्ट है दूसरी दफा परचेज नहीं करते। सही हो गया। तो ये सारे आपने नाम याद रखने, ऑयल, पेट्रोल, कोल, कोयला वगैरह, न्यूक्लियर एनर्जी, ये कहाँ से जो है ना, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस बेस्ट क्लीन एनर्जी कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आर नॉट एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन अगेन। क्योंकि इसलिए ये पूरी दुनिया में ये चीजें यूज होती हैं, कुछ कंट्रीज में ये सोलर वगैरह भी आ चुका है।
तो जो है ना, इससे फिर माहौल खराब हो जाए, पोल्यूशन होती है, उसके साथ गर्मी बहुत होती है। तो ये क्या करते हैं फिर, ये आपको ऊपर पड़ा है ना ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर अभी एक रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग के 2047 तक हो सकता है कि ये बेचारा ओजोन लेयर टूट जाए। क्यों? क्योंकि हमने इतनी गर्मी कर दी है, इतनी हमने पेट्रोल यूज किया है, इतनी हमने इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं, उसकी पोल्यूशन है ये। और इतनी एसीज वगैरह यूज होती हैं, फ्रिज फ्रिज वगैरह यूज होता है, तो उनसे काफी गैसेस निकलती हैं जो इस लेयर को डैमेज कर रही हैं। तो ये अगर डैमेज हो गया तो दुनिया में कैंसर के केसेस, स्किन कैंसर के केसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि ये चीजें यूज की जाएं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जो बार बार आप यूज कर सकते हैं, और ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं, क्लीन एनर्जी देते हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता। ये असल थे जनरल साइंस के कंसेप्ट, बट यहाँ पे मौजूद थे तो हमने पढ़ लिए थे। लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जो है ना लेक्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट लेक पूछी जाए पूरी दुनिया में तो आपने याद रखना है, ये वाला एमसीक्यू ऊपर लिखा हुआ है, कैस्पियन सी। ये कभी भी, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको भी लगेगा कि बात यहाँ पे झील की हो रही है, लेक की हो रही है, और इसका नाम है सी। तो हम कैसे करेंगे? और यही तो आपका इम्तिहान है ना। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लार्जेस्ट जो लेक है पूरी दुनिया में उसका नाम है कैस्पियन सी। सी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पानी है जो है ना साल्टी। साल्टी था, तो पहले जमाने में लोग जो थे बड़े, तो आपको पता है ना, फतवा दे देते थे, और वो जो बात कहते थे वो फिर पूरी सारी जनरेशन या उसकी औलाद या फिर जो आगे पीछे होता था वो उनकी कहता कि भाई इसने बोला था ये। तो वो उस टाइम जो बड़े थे उन्होंने कहा कि यार इसका पानी, झील का जो पानी है वो है जो है ना साल्टी पानी है। तो क्यों? क्योंकि सीज का पानी साल्टी होता है, लेक का तो नहीं होता। तो इसलिए इसका नाम सी कर दिया उन्होंने। फिर अब तक के एमसीक्यूज में आपको ये परेशान करता है, उन बड़ों की वजह से उन्होंने इसका नाम सी रखा था। बट असल में ये एक लेक है। क्या है? लेक है। अगर क्वेश्चन आ जाए, और ये काफी दफा आता है, द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ऑप्शन में आपको दूसरी लेक्स के नाम मिलेंगे, आप कहेंगे यार इसके साथ तो सी लगा हुआ है, इसको तो पहली फुर्सत में कट करो, आप ये सोचेंगे। बट जिसको आप कट कर रहे हैं वही आपका करेक्ट आंसर है। कैस्पियन सी को बोला जाता है लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ठीक हो गया? ये काजाकिस्तान, ईरान, रशिया, इनके बीच में ये बॉर्डर करती है कैस्पियन सी। सही है? तो ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, अगर इस तरीके से एमसीक्यूज आए। दूसरा लेक से क्या एमसीक्यूज आता है? द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पानी जिसका फ्रेश है, फ्रेश वाटर जिसे कहा जाता है, वो किस लेक में? उस लेक का नाम है लेक सुपीरियर। ये भी आपने एमसीक्यूज हवाले से याद रखनी है। लेक सुपीरियर ये आती है आपकी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर के बीच में, यहाँ पे आती है, बस यूएसए और कनाडा के बीच में ये लेक आती है, बड़ी लेक है जिसका पानी फ्रेश है पूरा। तो इसको पूरा बोला जाता है द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अगर एमसीक्यूज आए कि वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, तो आपने करना है कैस्पियन सी। अगर पूछा जाए वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो आपने करना है लेक सुपीरियर। और ये कहाँ पे होती है? कनाडा और यूएसए के बीच में। क्लियर? तीसरा एमसीक्यूज लेक से क्या आता है? डीपेस्ट लेक कौन सी है पूरी दुनिया में? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है लेक बेकाल। लेक बेकाल जो है इसको कहा जाता है डीपेस्ट। ये पूरी गहरी लेक मानी जाती है, और ये रशिया में मौजूद है। कहाँ पे? रशिया में मौजूद है। ये आपने याद रखना, लेक से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी। सही हो गया। इसको साल्ट वाटर लेक भी कहा जाता है क्योंकि इसका पानी जो है ना साल्टी है। फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर, डीपेस्ट लेक बेकाल। और जो है ना पाकिस्तान की अगर पूछी जाएगी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, शायद आपको बताया हुआ है मंछर लेक। पूरे पाकिस्तान की है, ना कि सिंध की है। पूरे पाकिस्तान में फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, उसका नाम क्या है? मंछर लेक, जो जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। सही हो गया? ये आपने याद, ये चलो लिखा भी हुआ है, द कैस्पियन सी इज जनरली कंसीडर्ड अ लेक। ओल्ड पीपल, जो बड़े लोग थे, पुराने लोग थे, उन्होंने इसका नाम सी रखा था, इसलिए अभी तक इसको सी बोला जाता है। तो फिर अभी न्यू जनरेशन ने तकलीफ नहीं की है कि भाई इसका नाम चेंज करें। चलो चेंज करेंगे तो लोग मानेंगे ही नहीं, तो इसलिए इसको कैस्पियन सी रखा गया है अभी तक। बट एक्चुअली ये लेक है। ये आपने याद रखना है। और ये कहाँ पे? ये एशिया में है। तो फिर आपका दूसरा एमसीक्यूज भी तो आ गया ना कि एशिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? वो है आपकी कैस्पियन सी।
सही हो गया। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, पूरी दुनिया की भी है बट अगर एशिया स्पेसिफिक करके दे तब भी कैस्पियन सी होगी। ये कहाँ पे बॉर्डर करती है? अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इनके बीच में ये आती है। 5 कंट्रीज हैं ये, बट ये याद रखने की जरूरत नहीं है। माउंट एवरेस्ट सबसे, आपको क्वेश्चन शायद करवाया है कि जो है ना हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक हो गया। तो अभी आप शायद मैंने आज शायद ये सारा मुनीर जमाली को आप जानते होंगे, उसने एक वीडियो रखी है अभी। वो एरोप्लेन पे जा रहे हैं ये माउंट एवरेस्ट की। तो आप देखें वो एरोप्लेन पे ऊपर वहां पे माउंट एवरेस्ट नजर आ रहा है। तो इतनी ये हाई जो है ना हाइट है इसकी, कितनी हाइट है? 8,848 मीटर। ठीक हो गया। ये इतना बुलंद है, तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन कहलाता है, या माउंटेन पीक कहलाती है माउंट एवरेस्ट। सेकंड पे है पाकिस्तान की K2, जो कराक्रम रेंज में आती है K2। इसकी शायद मीटर से 8,611। ये 48 से 848 और ये 611, तो ये K2 सेकंड नंबर पे आता है पूरी दुनिया में। और माउंट एवरेस्ट किस रेंजेस में? ये आपने याद रखना है, हिमालयास रेंज में है ये कैटेगरी आपने याद रखनी है। ये हाईएस्ट माउंटेन है पूरी दुनिया में माउंट एवरेस्ट। किसके पार्ट है? हिमालयास माउंटेन्स के पार्ट होते हैं। ये कहाँ पे? नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल कंट्री है एक, साउथ एशिया का, बताया हुआ है, दिखाया भी हुआ है आपको। जो है ना मैप पे दिखाया है, वैसे तो नहीं दिखाया। तो नेपाल में ये मौजूद है, जो है ना माउंट एवरेस्ट। फिर जो है ना ये हिमालयास जो है ये अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, चाइना, भूटान, तो ये साउथ एशिया कंट्रीज में यहाँ से गुजरता है। माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में है। और जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। द जीके का क्वेश्चन है, द फर्स्ट फीमेल पाकिस्तानी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वाज समीना खेल बेग। ये आपने याद रखना है नाम। तो पहली पाकिस्तानी खातून है ये समीना खेल। इसने जो है ना क्लाइंब किया था या समिट किया था, माउंट एवरेस्ट तक पहुंची थी ये। सिंपली अगर मैं कहूँ तो ये माउंट एवरेस्ट तक फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल है जो पहुंची थी माउंट एवरेस्ट पे। सही है, ये क्वेश्चन आता है। और मेल में से कौन सा था? जाहिर है फीमेल भी है तो मेल भी तो होगा ना कोई, वो भी तो गया होगा ना। उसका नाम था नजीर साबिर। नजीर साबिर साहब गए थे माउंट एवरेस्ट पे, जो है ना पाकिस्तानी मेल, या फर्स्ट पाकिस्तानी पूछा जाए मेल और फीमेल को वो नहीं करता, तो आपका नजीर साबिर होगा। अगर वो पूछता है फर्स्ट फीमेल कौन सी थी पाकिस्तान की जिसने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किया था या समिट किया था, उसका नाम था समीना खेल बेग। आई थिंक सो 2013 में ये गई थी। और नजीर साबिर ये लिखा हुआ है, जो है ना 2013 ये लिखा भी हुआ है। नजीर साबिर 2000 में गए थे माउंट एवरेस्ट पे। और समीना बेग फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी 2013 में। तो ये भी क्वेश्चन आता है काफी दफा। सही है कि फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल का पूछा जाता है, ये नजीर साहब का तो नहीं पूछा जाता। फीमेल से एमसीक्यूज आते हैं, तो फर्स्ट फीमेल पाकिस्तानी जो माउंट एवरेस्ट पे गई वो समीना बेग। 2013 की बात है ये। तो माउंट एवरेस्ट ये किस में था? हिमालयाज में था, ये भी आपने याद रखना है माउंट एवरेस्ट। फिर आती है कराक्रम रेंज। कराक्रम में आता है K2। K2 इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। कितनी है? सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और अगर पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक पूछी जाए तो ये नंबर 1 पे होगी K2। पाकिस्तान की फर्स्ट नंबर पे, पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे K2। सही है, ये इस तरीके से आपने याद रखना है। तो अभी K2 पे भी कोई चढ़ा होगा ना। K2 पे पाकिस्तानी जो पहले जो है ना समिट किया था वो था अशरफ अमान। बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू रीच द समिट K2 1977 की बात है। और जो है ना K2 के नाम भी नीचे आएंगे। इसकी मैंने बता दी 8,611 मीटर, वो था 8,828 माउंट एवरेस्ट। इतना बुलंद है। और ये 611 तक जो है ना ऊपर इसका भी। और ये किस में आता है? कराक्रम रेंज में आता है। इसके नाम आपने याद रखने हैं, काफी दफा इस पेज ने इसके अदर नेम याद रख पूछे हैं। क्या है अदर नेम K2 के? वो समझते हैं। माउंट गुडविन ऑस्टिन, ये किसको बोला जाता है? K2 को कहा जाता है। ये वहां पे ना उस टाइम ये जो था
क्या कहते हैं, सर्वेयर था जो माउंट गुडविन, उसने इसको सर्वे किया था, इसलिए इसने अपना नाम इस पे रख दिया था। तो ये क्वेश्चन आता है माउंट या गुडविन ऑस्टिन किस जो है ना पीक को कहा जाता है, केटू को कहा जाता है, या चिगोरी भी कहा जाता है, चिगोरी। ये भी केटू का नाम है लोकल लैंग्वेज में वहां पे। और ये नॉर्दर्न साइड ये वहां पे मौजूद है, यहाँ पे तो नहीं है। चिगोरी एंड गुडविन ऑस्टिन आपने याद रखना है, ये केटू के अदर नेम है। जो है ना, के से कराक्रम, टू से सेकंड हाईएस्ट पीक, ये इसकी डिवीजन है। ये इंटरव्यू में पूछते हैं केटू को केटू क्यों बोलते हैं। तो फिर जब इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको समझाएंगे, सही है। तो ये इसलिए बोलते हैं के से कराक्रम रेंज, टू से ये सेकंड हाईएस्ट पीक है दुनिया की, इसलिए केटू इसे कहा जाता है। बाकी इसका नाम क्या है, माउंट गुडविन ऑस्टिन या चुगोरी। ये आपने चीज याद रखनी है। केटू कराक्रम में आता है, पाकिस्तान की सबसे बुलंद है और सेकंड हाईएस्ट है दुनिया की। तीसरी रेंजेस है हिंदू कश रेंज। यहां से एमसीक्यूज क्या आता है, और ये याद रखिएगा, कराक्रम रेंज पाकिस्तान को सेपरेट करती है चाइना से। चाइना आता है नॉर्थ में आता है ना, तो पाकिस्तान जो सेपरेट होता है चाइना से वो इस रेंज के थ्रू होता है, कराक्रम रेंज के थ्रू। ठीक हो गया। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि कराक्रम रेंज पाकिस्तान को किस से सेपरेट करती है, चाइना से सेपरेट करती है, ये आपने याद रखना है। क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज आया हुआ है तो इसलिए ये हम समझेंगे। हिंदू कश रेंज, हिंदू कश रेंज सेपरेट करती है पाकिस्तान को अफगानिस्तान से, ये एमसीक्यूज आता है। ये कहाँ पे, सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे आती है। जैसे हमारे पास खीर थर जो है ना वो इसमें आते हैं हिंदू कश में, खीर थर माउंटेन्स। तो ये हिंदू कश रेंज में आपने एक चीज याद रखनी है कि ये सेपरेट करती है पाकिस्तान को अफगानिस्तान से। ठीक हो गया। और कराक्रम पाकिस्तान को चाइना से। बाकी ये पूरी दुनिया के हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं। स्ट्रेट बाद में पढ़ेंगे। सी पोर्ट्स लास्ट में 4 मिनट बचे हैं। सी पोर्ट्स जहाँ पे ये जैसे हमारा सी पोर्ट्स गवादर है, ये पानी के जरिए जो ट्रेड वगैरह होता है समंदर के जरिए, तो वो सी पोर्ट्स होते हैं। तो ये हर कंट्री के अलग अलग नाम है उनके। यहाँ से वीओ में क्वेश्चन आ चुका है आपका, इसलिए ये पढ़ा रहा हूँ। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपने याद रखना है। ये अबादन या अबादीन शायद इसे कहा गया होता है, ये ईरान का सी पोर्ट है, जैसे हमारा गवादर है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अकाबा, ये अर्दुन जो है जॉर्डन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्जेंड्रिया, इलेक्जेंड्रिया इज द सी पोर्ट ऑफ किस कंट्री का है, इजिप्ट का है। और ये आपका वीओ 2020 में या 18 में आया है। अलेक्जेंड्रिया इज द सी पोर्ट ऑफ इजिप्ट, मिस्र जिसे कहते हैं, ये कंट्री है। तो उसमें ये सी पोर्ट जो है अलेक्जेंड्रिया उससे कहा जाता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है सीटल। सीटल इज सी पोर्ट ऑफ यूएसए, अमेरिका का ये सी पोर्ट है। ये आपने याद रखना है सीटल। ये भी आपके एसपीएससी निकाल चुका है क्वेश्चन सीटल से रिलेटेड। सीटल आपने याद रखना है। अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट, ये तो वीओ में भी आ चुका है। दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। ये इजिप्ट का दूसरा भी है सी पोर्ट, उसका नाम है जो है ना पोर्ट सेड। पोर्ट सेड उसे कहा जाता है, और ये भी इजिप्ट का क्या है, सी पोर्ट है। चाबहार ईरान का है, ये आपने नाम सुना होगा। गवादर पाकिस्तान का सी पोर्ट है। उसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है यूके के, आपने याद रखने। यूके के तीन चार सी पोर्ट्स हैं। एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है लिवरपूल, उसे कहा जाता है। लिवरपूल सी पोर्ट है यूके का, यूनाइटेड किंगडम। सही है। दूसरा है ब्रिस्टोल, ब्रिस्टोल भी यूके का है। ग्लासगो भी यूके का है। और मैनचेस्टर, ये भी यूके का है। ये चार इसके यूके की हैं। यहां से अगर मैं इंपॉर्टेंट कहूं तो वो इंपॉर्टेंट हैं दो जो आपने याद रखने हैं, एक लिवरपूल, दूसरा है ग्लासगो। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि ग्लासगो किसका सी पोर्ट है, यूके का है। लिवरपूल किसका है, मोस्टली वो लिवरपूल से ही पूछेगा। लिवरपूल भी यूके का है। और जो है ना पोर्ट सेड, ये इजिप्ट का है। इजिप्ट के दो आपको बताए, दूसरा अलेक्जेंड्रिया, और सीटल जो है ये यूएसए का सी पोर्ट। सही है। ये आपने याद रखना है। ये अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर से, जैसे ये है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, हमने पढ़ा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इज द से जो है ना स्टेट ऑफ यूएसए, बड़ी स्टेट है पॉपुलेशन की, जिसके अभी जोहरान ममदानी मेयर बने हैं, आपने न्यूज में देखा होगा। तो ये उसका हेडक्वार्टर वहां पे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ये यूनिसेफ, ये हमारे सिंध में बहुत एक्टिव है यूनिसेफ।
जो है ना यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रेन्स इमरजेंसी फंड इसको कहा जाता है, इसका भी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। सही है। दूसरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके वीओ में आ चुकी है, आपको दिखाया भी है क्वेश्चन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है रोम में। रोम इज अ सिटी ऑफ इटली। सही है। रोम जैसे कहा जाता है, तो वहां पे इसका हेडक्वार्टर मौजूद है, और ये आपने याद रखना है। ये भी ऑर्गेनाइजेशन है रेड क्रॉस, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा। जेनेवा इज द सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसिस, क्योंकि इसमें अभी आप देखेंगे काफी आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे, इसलिए इसको सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसिस कहा जाता है। और जेनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। सही है। रेड क्रॉस, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर को से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसका भी जेनेवा में। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के हवाले से, जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ। ये आपने याद रखना है, यूनिसेको। यूनिसेको ये लास्ट बताता हूँ, फिर क्लास खत्म कर दें। यूनिसेको इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक हो गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ और यूनिसेको का पूछा जाता है। यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में, और यूनिसेको यूनाइटेड नेशन एजुकेशन कल्चरल, जो है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो जितने भी कल्चरल चीजें हैं, जैसे मकली हिल है हमारे पास, मोहनजोदड़ो है, इनको ये यूनिसेको आप देखेंगे ना, उसके ऊपर बोर्ड लगा होगा कि यूनिसेको ना वो उसको हेरिटेज करता है, उनकी जो है ना अखराजात उठाता है, ताकि कल्चरल चीजें पूरी दुनिया में प्रिजर्व हो सके। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में। सही है, ये आपने याद रखना। और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में। तो यहाँ तक करते हैं जीके के हवाले से क्वेश्चंस, वन लाइनर्स हैं ये, तो इसलिए इसको इसी तरीके से ही समझा